नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? बाबू गिरधर दास ने 1857 ईस्वी में नहुस नाटक की रचना की थी और इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंध था पिता का। तो ये पिता पिता और बेटे थे दोनों। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में हुआ था और इन्होंने जो रचना है 1857 में की थी, उस टाइम पर जब हमारा देश स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बाबू गिरधर दास भारतेंदु के पिता थे। 1857 में इन्होंने नहुस की रचना की थी। और मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता है, तो ये इस चैनल पर ये सीरीज मैंने अभी कल से ही स्टार्ट की है। इसके 25 क्वेश्चन हम कल पढ़ चुके थे। आज से हमारे 26वां क्वेश्चन है जो शुरू हुआ है। हिंदी नाटक अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, सारी जो गद्य विधाएं हम उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप इस सीरीज से जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं सिलेक्शन लेने के लिए। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है और उसके रचनाकार कौन है? तो अगर हम बात करें करुणालय, तो करुणालय किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और यही गीति नाट्य सबसे पहला माना जाता है जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। बाकी के आप यहाँ पर देख सकते हो। अनघ के जो रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, अंधा युग धर्मवीर भारती। ठीक है, इनको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय और उसके रचनाकार हैं छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद। हिंदी के अन्य प्रमुख गीति नाट्य हैं अनघ, स्वर्ण विहान, तारा, रजत शिखर, कल्पांतर, अंधा युग। ठीक है, इनको भी आप याद रख लीजिएगा। नाटकों में जो नाटक होते हैं उसमें अभिनय कितने प्रकार का होता है? तो नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार या फिर 8 प्रकार। तो नाटक में अभिनय जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं इनको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये व्याख्या। देखो, अगर आप इस सीरीज से जुड़ते हो तो साथ में आपको कुछ दिन में ही आप देखोगे, 15-20 दिन में ही, कि आपको सारी जो गद्य विधाएं वो बहुत अच्छे से याद होने लगी हैं। अगर आपको याद नहीं होती हैं तो व्याख्या सहित आप पढ़िए। यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको आप पढ़िए। इससे बहुत अच्छे से आपको जो सारी विधाएं बहुत अच्छे से याद हो जाती है। हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले गद्य विधाएं कंप्लीट करेंगे। यही थोड़ी सी मतलब कठिन होती हैं याद करने में। तो चलते हैं हम आगे। के नाटक में अभिनय 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ये चारों प्रकार आपको याद रखने हैं। आंगिक अभिनय का अर्थ होता है शरीर, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव का अर्थ प्रकट करना। ठीक है, आंगिक का मतलब होता है हमारा कोई भी शरीर का जो पार्ट है उससे हम अपना अर्थ प्रकट कर रहे हैं, भाव प्रकट कर रहे हैं। सात्विक अभिनय तो उन भावों का वास्तविक और हार्दिक अभिनय है जिन्हें रस सिद्धांत के अनुसार भाव कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं स्वेद। स्वेद मतलब पसीना आना, स्तंभ, कांपना, अश्रु आंसू निकल जाना, वैवर्ण्य, रोमांच, रोमांच पैदा होना। कई बार ऐसा होता है डर की वजह से या फिर खुशी की वजह से या फिर, है ना, तो हमारे अंदर से चीज़ें हैं अपने आप, जैसे उन चीज़ों को हम रोक नहीं सकते। जैसे अगर मान लीजिए हमें अचानक से किसी चीज़ से डर लग रहा है तो हमें तुरंत पसीना आने लग जाते हैं, है ना, कांपने लग जाते हैं, या फिर खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं, दुख के मारे आंसू आ जाते हैं। तो ये जो भाव होता है वो कौन सा है? सात्विक अभिनय कहलाता है। अभिनेता रंगमंच पर जो कुछ मुख से कहता है वे कौन सा होता है? तो वाचिक अभिनय होता है। जो कुछ मुख से बोलता है उसको वाचिक बोलते हैं। वाचिक का मतलब ही बोलना होता है। इसी प्रकार आहार्य अभिनय का अंग न होकर नेपथ्य कर्म का अंग है और उसका संबंध अभिनेता से उतना नहीं है जितना नेपथ्य सज्जा करने वाले से है। तो ये चार आहार्य का मतलब होता है, देखो, हमारी वेशभूषा से है। इसका मतलब सीधा सीधा आहार्य का मतलब लगाएंगे हम वेशभूषा से। अलग अलग वेशभूषा धारण करके हम अलग अलग जो अभिनय करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आहार्य अभिनय बोला जाता है। तो चारों अभिनय आपको याद रखने हैं। देखो, व्याख्या का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपको एक क्वेश्चन के साथ में सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं। तो इसलिए आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखें। पूरी वीडियो को क्या, सारी क्लासेस जो भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ उनको जरूर देखें। डेली आपको ये क्लास 12, साढ़े 11, 12 बजे तक मिल जाती है ना, रिकॉर्डेड मिलती है अभी। लेकिन आप अच्छे से इसको तैयारी करें, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट यहाँ पर
नहीं किया जाता है। कौन सी कृति है जो कि मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन है, कन्यादान, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। तो ये तीनों जो हैं ये इनके नाटक हैं, लेकिन जो कन्यादान है, कन्यादान मोहन राकेश की रचना नहीं है। तो फिर ये किसकी रचना है, इसको हम देखते हैं आगे। कन्यादान मोहन राकेश की कृति नहीं है। कन्यादान मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर का महत्वपूर्ण नाटक है। विजय तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर के मतलब शायद भाई थे, है ना, शायद, या फिर चाचा के, ऐसे चाचा ताऊ के कुछ लड़के थे, वैसे भाई थे जहाँ तक शायद मैंने पढ़ा है। तो कन्यादान मराठी नाटककार हैं जो कि विजय तेंदुलकर हैं, उनके यहाँ महत्वपूर्ण नाटक है कन्यादान, इसको आप याद रख लीजिएगा। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? देखो जोंक जो होता है ना, अस्क का मतलब होता है आंसू, और जोंक जो होती है ना, जोंक को आपने कभी देखा होगा या सुना होगा जोंक के बारे में। तो एक बार अगर कहीं हमारे हाथ पैर कहीं भी अगर चिपक जाती है ना, तो उसे आसानी से कोई छुड़ा नहीं सकता, है ना, तभी तो ये उदाहरण दिया जाता है जोंक की तरह चिपक जाता है। तो जोंक चिपक जाती है, और अगर वो चिपकेगी तो सीधी सी बात है हमें डर लगता है और हमारे आंसू निकलने लग जाते हैं। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जो जोंक है वो किस प्रकार का एकांकी है? प्रतीकात्मक है, सामाजिक व्यंग्य है, मनोवैज्ञानिक है, या फिर राजनीतिक व्यंग्य है? तो ये है सामाजिक व्यंग्य। ठीक है, ये समाज के ऊपर व्यंग्य किया गया है जोंक के माध्यम से, और एकांकी है, ये भी आपको याद रखना है। अस्क ने जोंक एकांकी में निर्लज्ज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया है, जो जोंक की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं। यह एक सामाजिक व्यंग्य कृति है, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? भारतेंदु की रचना कौन सी नहीं है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विषस्य विषम औषधम, बादशाह दर्पण और पद्मावती। तो ये तीनों जो रचनाएं हैं ये इनके नाटक हैं, लेकिन पद्मावती भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है। तो फिर ये रचना किसकी है, इसको हम आगे देखते हैं। पद्मावती भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। बहुत से बच्चों के दिमाग में क्लिक किया होगा कि पद्मावत जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, लेकिन वो पद्मावत है। ठीक है, वो क्या है? पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, लेकिन यहाँ पर नाम है पद्मावती, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ये माइकेल मधुसूदन द्वारा रचित एक बांग्ला नाटक है। ठीक है, ये माइकेल मधुसूदन, पद्मावती और मधु दोनों क्या हैं? दोनों बहुत ही अच्छी सहेली हैं। पद्मावती और मधु दोनों बहुत ही अच्छी सहेली हैं। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, जिसका हिंदी में अनुवाद किया था बालकृष्ण भट्ट ने, है ना। दोनों सहेली थी, और बाल में मतलब अपने बचपन में अपने बाल रूप में दोनों साथ साथ खेला करती थी। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने 1878 में किया था, जबकि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विषस्य विषम औषधम, बादशाह दर्पण ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अन्य कृतियां हैं भारत दुर्दशा, भारत जननी, सती प्रताप, अंधेर नगरी। इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? जयशंकर प्रसाद के नाटकों से पात्र बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो हम बात करें तो ये अलका किसकी पात्र है? तो ये है चंद्रगुप्त की। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है अलका। बाकी का हम देखते हैं यहाँ पर। अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त ये सारे ही इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। इनके अन्य पात्र हैं, चंद्रगुप्त के अन्य पात्रों की बात कर रहा है। सिंगरन, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सक्टार, आम्बिक, राक्षस, पर्वतक, सेल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुभाषिनी। ठीक है, और ये नाटक है जो कि 1931 में लिखा गया था। अगर स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त 1928 का है, और ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी का है। अलका चंद्रगुप्त, अलका किसके साथ रहती थी? चंद्रगुप्त के साथ रहती थी। ठीक है। अंजू दीदी किस विधा की रचना है? अंजू दीदी किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी या फिर उपन्यास? हम नाटक पढ़ रहे हैं, अब तो आपको पता चल ही जाएगा कि अंजू दीदी नाटक विधा की रचना है। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तब हमारे सामने कोई सेम पैटर्न नहीं होता, अलग अलग होते हैं। कोई उपन्यास का क्वेश्चन है, कोई कहानी का है, कोई हिंदी साहित्य का है, तो हम उसको नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अच्छे से याद रख लेना है, अंजू दीदी नाटक विधा की रचना है। जो अंजू दीदी है ना, वो बहुत नाटक करती हैं। ठीक है, बहुत नाटक करती हैं अंजू दीदी। इसके रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी।
इनके अन्य नाटक स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, लक्ष्मी का स्वागत, अलग अलग रास्ते, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद और उड़ान। ठीक है, ये उपेंद्र नाथ अस्क के अन्य नाटक हैं, इनको भी आपको याद रख लेना है। स्वर्ग की जब हमें एक झलक मिलती है तो हमारे क्या निकलते हैं, आंसू निकल जाते हैं, है ना। छठा बेटा, अगर छठा बेटा होगा, 5 ही बेटे बहुत हैं, छठा बेटा पैदा होगा तो भी हमारे खुशी के मारे ही आंसू निकलेंगे, है ना। रोएगा तो कोई है नहीं, बेटा पैदा होने पे, बेटी पैदा होने पे जरूर रो सकते हैं। तो छठा बेटा पैदा हुआ तो खुशी के मारे क्या निकले, अस्क, अस्क निकलने लग गए। जय पराजय, चाहे जय हो या पराजय हो, खुशी होती है तब भी हमारे अस्क निकलते हैं, और हमारी पराजय होती है यानी कि हार होती है तब भी आंसू निकलते हैं। ठीक है, देवताओं की छाया, देवताओं की छाया जिसके ऊपर बनी रहती है वो हमेशा क्या रहता है, वैसे खुश रहता है, और खुशी के मारे वो उसके आंसू निकलते रहते हैं। या फिर देखना, आप अगर सच में ही भगवान को मानते हैं तो भगवान के जब हम ध्यान से मतलब ये महसूस करते हैं, हम अपने अंदर से भक्ति को महसूस करते हैं या फिर उनकी छाया को महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद है, वो हमें सारी चीज़ें बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, तो भी हमारे क्या निकलते हैं, अश्क निकलते हैं। ऐसे करके आप कुछ भी देखो ट्रिक लगा सकते हो अपनी तरफ से। अंजू दीदी है जो कि बहुत नाटक करती हैं, और नाटक करते 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 क्या करने लगती हैं, अश्क बहाने लगती हैं, है ना। अश्क बहाने का नाटक करती हैं, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है। तिलचट्टा, अंधों का हाथी, शुतुरमुर्ग और बकरी। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो नाट्य कृति है वो यहाँ पर है बकरी। ठीक है, बकरी है, इसके बारे में देखते हैं आगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम बकरी है। इन्होंने 3 नाटक लिखे थे, 3 नाटक लिखे थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, बकरी, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के 3 नाटक हैं, बकरी, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ। ये 3 नाटक आपको अच्छे से याद रखने हैं। जबकि शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग किसकी रचना है, तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस की है, और अंधों का हाथी ये शरद जोशी की नाट्य कृति है। ठीक है, अंधों का हाथी किसकी है, तो ये शरद जोशी की नाट्य कृति है, इसको भी याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है। मतलब ये नाट्य कृति का नाम है पूरा, ये ध्यान रख लेना, इसमें ये कोई व्याख्या नहीं है या फिर कोई पंक्ति नहीं है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये किसकी नाट्य कृति है। सुरेंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, सारे वर्मा जी इकट्ठे हो गए हैं, तो ये है सुरेंद्र वर्मा की नाट्य कृति। इसको देखते हैं आगे। सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नाट्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 में लिखा गया था। 1975 में लिखा गया था। द्रौपदी, द्रौपदी किसकी है, तो ये भी सुरेंद्र वर्मा जी की है, 1972 में लिखी गई है। सेतु बंध 1972। नायक खलनायक विदूषक, नायक खलनायक विदूषक 1972। आठवां सर्ग 1976। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982। एक दुनी, एक दुनी तो एक ही होता है, ये 1987 में लिखा गया था, सुरेंद्र वर्मा ने लिखा था। शकुंतला की अंगूठी किसको मिल गई, सुरेंद्र जी को मिल गई। ठीक है, सुरेंद्र को क्या मिली, शकुंतला की अंगूठी 1990 में। कैद ए हयात, ये कैद ए हयात इसका पूरा नाम है, ये 1993 में लिखा था, कैद ए हयात। ठीक है, तो ये सुरेंद्र वर्मा की सारी कृतियां भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है, तो देखते हैं। संकलन, त्रिय, रस, अभिनय, पात्र, इनमें से कौन सा है जो कि महत्वपूर्ण तत्व है, तो ये है संकलन त्रिय। ठीक है, संकलन त्रिय है। एकांकी वह दृश्य विधा होती है जो एक अंक पर आधारित होती है। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व संकलन का स्थान, र कार्य है ना। जयशंकर प्रसाद द्वारा, एक मिनट, त्रिय काल, स्थान और कार्य है। ठीक है, काल यहाँ पर ये थोड़ा सा कट गया है, इसको एक बार मैं लिख देती हूँ। इसका संकलन त्रिय का मतलब होता है काल, इसमें काल होता है, स्थान होता है और क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, काल, स्थान और कार्य, ये संकलन त्रिय इसको कहा जाता है। ये एकांकी में महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। जयशंकर प्रसाद द्वारा सन 1929 ईस्वी में लिखी गई थी एक घूंट, उसे प्रथम एकांकी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, देखो अच्छे लगने ही चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। PY के क्वेश्चन है हमारे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं।
और आपको अगर अच्छे नहीं लगेंगे तो आप पेपर में पास भी नहीं हो सकते, क्वालिफाई नहीं कर सकते कोई भी एग्ज़ाम। आप प्लीज़ जो भी देख रहे हैं ना, एक तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, है ना। इससे थोड़ा सा मुझे अपनी प्लानिंग करने में आसानी हो जाएगी, मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊँगी। दूसरा, ये जो सीरीज है ना, पहले हम गद्य विधाएँ पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको सीधे एक एक क्लास में 100 100 क्वेश्चन एक बार में करवा दूंगी। लेकिन आप अपना सपोर्ट दिखाएं, आप कमेंट करें, आप बताएं मुझे कि आपको इस तरह के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और आपको आगे पढ़ना है ना। आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे क्लास बनाने के लिए। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट दिखाएंगे, जितना ज़्यादा दिखाएंगे, उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी जो क्लास है वो लेकर आऊँगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या किस नाटक में दिखाई गई है? जन्मेजय का नागयज्ञ जो कि जयशंकर प्रसाद का है। अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। तमस भीष्म साहनी का नाटक है। तो इसमें मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को किस में दर्शाया गया है? तो आधे अधूरे में दर्शाया गया है, ठीक है, जो कि मोहन राकेश का है। मोहन राकेश के दूसरे जो नाटक हैं वो है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, और बाकी के मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। तमस भीष्म साहनी का है जो कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर के आधार पर लिखा गया है। यहाँ पर हमारे टोटल अभी 50 क्वेश्चन है ना। 25 हमने कल पढ़े थे, 25 क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भान कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित जो रूपक हैं यानी कि जो ये नाटक हैं इनमें से भान कौन सा है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषम औषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी। इनमें से भान कौन सा है? तो हमें ये बताना है विषस्य विषम औषधम, ठीक है, विषस्य विषम औषधम ये इनका भान है। तो इनके बारे में एक बार देख लेते हैं आगे। अच्छा, इसका दिया नहीं हुआ है तो इनकी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी व्याख्या यहीं पर। विषस्य विषम औषधम की अगर बात करें तो ये 1876 में लिखा गया था और ये भान है, ठीक है, ये इनका प्रकार है नाटकों का। और बात करें वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति तो ये 1873 ईस्वी में लिखा गया था जो कि क्या है? एक प्रहसन है। ये प्रहसन है भाई सर्दी पड़ रही है और थोड़ा सा क्या है भारत दुर्दशा की अगर बात करें तो भारत दुर्दशा की जो रचना है 1880 ईस्वी में हुई थी, 1880। और ये लास्य रूपक है, नाट्य रूप, जो नाट्य रास्य रासक भी कह सकते हैं या इसे लास्य रूपक भी कह सकते हैं। नील देवी की अगर बात करें तो 1881 ईस्वी में लिखा गया था और ये क्या है? एक गीति रूपक है, ठीक है, ये गीति रूपक है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? गौतम बुद्ध किस नाटक का नायक है? अजात शत्रु, लहरों के राजहंस, विक्रमादित्य, दशा अश्वमेध। तो इनमें से कौन सा है? तो अगर हम बात करें तो ये है लहरों के राजहंस जिसका प्रच्छन्न नायक है गौतम बुद्ध, ठीक है। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? विद्रोहिणी अम्बा, सेठ गोविंद दास, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत या उदय शंकर भट्ट। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है उदय शंकर भट्ट जी। उदय शंकर भट्ट के अन्य नाटक हम देख लेते हैं, जरूर देखने हैं। देखो, आप ना व्याख्या देखकर भागना नहीं है आपको। अगर आप पूरा अच्छे से रुक करके किसी चीज़ को पढ़ेंगे नहीं ना, आप देखो, पढ़ना क्या है कि पढ़ना भी एक कला है, उसको आपको समझ में आना चाहिए, आपका मन लगना चाहिए, है ना। आपका इस क्लास में मन नहीं लगा, आप किसी और की क्लास देखने लग गए, वहाँ मन नहीं लगा, किसी और की देखने लग गए, कभी ये किताब उठा ली, कभी वो किताब उठा ली, ये किताब मंगवा ली, वो किताब मंगवा ली। तो इतना ज़्यादा आप मतलब फजीते में पढ़िए ही मत। आपको जो चीज़ें आसानी से मिल रही हैं या फिर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रही हैं, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और देखो, ऑनलाइन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। ऑनलाइन में ये नहीं कह रही कि आप कोचिंग में जाकर पढ़ो, लेकिन ऑनलाइन आप घर बैठे भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। यूजीसी नेट की या किसी भी एग्ज़ाम की आप बहुत सॉलिड तैयारी और बहुत अच्छा, मतलब किसी भी परीक्षा में आप चाहें तो सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन आपको अपने मन और अपने मस्तिष्क दोनों को काबू में रखना होगा और इधर उधर भटकने से इनको बचाना पड़ेगा।
उदय शंकर भट्ट के नायक हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य। देखो चंद्रगुप्त जो नाटक है वो है जयशंकर प्रसाद जी का। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे नाम से ये 1931 में आया था। 1931 में ही जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद जी का आया था। तो थोड़ा सा ऐसे ट्रिक लगाकर या रिलेट करके पढ़िए, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होंगी। उदय शंकर भट्ट ने भी नाटक लिख डाला, बस इन्होंने अच्छा किया कि चंद्रगुप्त के साथ में मौर्य लगा दिया। विक्रमादित्य 1929, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933, और सागर विजय 1933, विद्रोहिणी अम्बा 1935 में लिखा गया था, कमला 1935, मत्स्यगंधा जो कि बहुत बार पूछा भी जा चुका है 1937, विश्वामित्र 1938, राधा, एक मिनट ये देखती हूँ मैं, ये राधा राधा नहीं है, तो ये राधा है 1941, मुक्तिपथ 1944, शक विजय 1949, अशोक वन नंदिनी 1959, गुरु द्रोण का अंतर निरीक्षण 1959, अश्वत्थामा 1959, असुर सुंदरी 1972 ईस्वी। ठीक है, तो ये सारे इनके उदय शंकर भट्ट के नाटक आपको याद रखने हैं। आप 2-4 बार आप लगातार अगर इस सीरीज से जुड़ेंगे, इस क्लास से जुड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको कुछ दिनों में ही सारे जो नाटक हैं वो सब याद होने लग जाएंगे। गोविंद बल्लभ पंत के नाटक कौन कौन से हैं? कंजूस की खोपड़ी, कंजूस की खोपड़ी किसने देखी? गोविंद बल्लभ पंत ने 1923 में, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। वरमाला 1925, राजमुकुट 1935। राजमुकुट किसने पहना था? मुख्यमंत्री बनकर तो भाई राजमुकुट ही पहना था ना गोविंद बल्लभ पंत ने। अंगूर की बेटी, अंगूर की बेटी के साथ संबंध किसका था? गोविंद बल्लभ पंत का। अंतःपुर का छिद्र 1940, ययाति 1951, तुलसीदास 1974, आत्मदीप 1978। ये गोविंद बल्लभ पंत का नाटक है तुलसीदास के नाम से। तुलसीदास एक हमारा उपन्यास भी है ना, मतलब तुलसीदास क्या है, तुलसीदास की जीवनी उसमें लिखी गई है। तुलसीदास निराला जी की एक काव्य रचना भी है, तो वो अलग है, उनको भी आपको याद रख लेना है। सेठ गोविंद दास के नाटक कौन से हैं, इनको भी देख लेते हैं। सेठ गोविंद दास के नाटक हैं प्रकाश 1935 ईस्वी, कर्तव्य, कर्तव्य कौन अपना पूरा करता है? सेठ गोविंद दास पूरा करते हैं। ठीक है, और सेठ गोविंद दास क्या है? प्रकाश फैलाते हैं, अपना कर्तव्य पूरा करके सेवा के पथ पर आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से विकास होता है। लेकिन उनको संतोष कहाँ है ना, संतोष कहाँ है? वो करण के पीछे, या करण को बहुत पसंद करते हैं। महत्व किसे? लेकिन सेठ गोविंद दास का महत्व किसे है? किसी को भी नहीं है ना। सेठ का महत्व है ही किसे? किसी को नहीं है, सब उनका मजाक उड़ाते हैं। 1947 में इन्होंने लिखा था गरीबी और अमीरी। सेठ जो होते हैं वो गरीबी और अमीरी दोनों को देखते हैं, अपने मेहनत से सेठ बन जाते हैं और वो अमीर हो जाते हैं, चाहे कितनी भी गरीबी हो। गरीबी और अमीरी, ऐसे करके आप ट्रिक से कुछ भी याद कर लीजिए। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार के नाटक हैं 2, अशोक 1935, रेवा 1935, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित किसमें, मतलब किसमें दिखाया गया है? नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली, सागर विजय। तो ये कौन सा नाटक है? ये है रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन जो कि हरिकृष्ण प्रेमी जी का है। एक मिनट, इनको मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ इनके बारे में थोड़ा सा। नील देवी तो आप जानते ही, अभी हमने देखा था, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, जो कि 1881 में लिखा गया था। और इस नाटक के अंदर राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा इसमें दिखाई गई है। नील देवी के अंदर रक्षाबंधन ये हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करता है। सिंदूर की होली ये किसका है? सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। ये एक समस्या प्रधान सामाजिक नाटक है, जिसमें व्यक्ति और समाज के उत्तरोत्तर संघर्ष को क्या गया है, दर्शाया गया है। सागर विजय की अगर बात करें तो ये उदय शंकर भट्ट का है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ये भी एक सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? क्षेमीश्वर कृत, क्षेमीश्वर ने लिखा था चंड कौशिक, उसके आधार पर कौन सा नाटक लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र, इसके नाम से ही पता चल रहा है। चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, बाकी नाटक तो इनके ही हैं सारे, वो याद रख लेना। और इसकी जो, चलो इसकी व्याख्याएं हम देख लेते हैं एक बार। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में लिखा गया था।
ये इनके द्वारा एक अनुदित नाटक है। ये नाटक क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है, जबकि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 एक प्रहसन है। विषस्य विषम औषधम एक भान है, 1876 में लिखा गया था, एक पात्रीय नाटक है। तथा श्री चंद्रावली 1976 में लिखा गया था, एक नाटिका है। ठीक है, आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र के सारे मौलिक नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का ये संवाद किस पात्र के द्वारा बोला गया है? समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त, जो कि 1931 ईस्वी में आया था। ये संवाद किस पात्र के द्वारा बोला गया है? तो ये बोला है चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य आप जानते होंगे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बने थे तो उनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य जी, और चाणक्य जी उनके गुरु थे। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को राजा के रूप में तैयार किया था, और वो भी किससे बदला लेने के लिए? पद्म मतलब जो नंद था, महापद्म नंद था, जो बाद में नंद वंश का जो आखिरी शासक था, उससे बदला लेने के लिए, है ना, इन्होंने ही चंद्रगुप्त को तैयार किया था एक राजा के रूप में। अगर व्याख्या देखते हैं, कुछ पंक्तियां यहाँ पर देख लीजिए। चंद्रगुप्त नाटक के कुछ संवाद हैं और संबंधित पात्र। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, चाणक्य की पंक्ति है। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का डर क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, ये सिंगरन का कथन है। आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। तो ये चंद्रगुप्त का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, ये नाटककारों का सही अनुक्रम बताना है। जन्म काल के अनुसार ये नाटककार हमें दे रखे हैं, शंकर शेष, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, हरिकृष्ण प्रेमी। इनका हमें अनुक्रम बताना है, जो कि आजकल खूब पूछे जाते हैं पेपरों में। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले किसकी, तो सबसे पहले इसमें जो जन्म है वो किसका होता है? 1833 में होता है, किसका? शंकर शेष का। तो ए ऑप्शन देखो, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन ही सही है ना, ए ऑप्शन हमारा सही है। देखते हैं कैसे, एक मिनट, इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, क्योंकि शंकर शेष का जो जन्म है वो 1833 का है। नहीं, ये 1933 का है, सॉरी। चलो देखते हैं हम, ये पहला वाला हमारा ऑप्शन सही नहीं है। हम इनका पहले देख लेते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी की अगर बात करें, नीचे से यहाँ पर जगह है तो मैं लिख देती हूँ। हरिशंकर प्रेमी का जन्म होता है 1907 ईस्वी, और भीष्म साहनी का जन्म होता है 1915 ईस्वी। मोहन राकेश का जन्म होता है 1925 ईस्वी, और शंकर शेष का जन्म होता है 1933 ईस्वी। ठीक है, तो ये इनका जन्म काल है 1907, 1915, 1925 और 1933। हमारा डी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनका देखो, सबके जो नाटककार है या फिर कोई भी गद्यकार है,